तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी नहीं दोस्तों, ये गाना मैं किसी लड़की के लिए नहीं गा रहा। दरअसल मैं ये गाना गा रहा हूँ डायरेक्टर नाग अश्विन की तारीफ में और उन्होंने बनाए हुए कल्कि के लिए। दोस्तों, जब से कल्कि का टीजर आया था तब से नहीं, एक्चुअली टीजर आने से भी कहीं पहले हर कोई कल्कि को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज बना रहा था। कल्कि कौन होगा, प्रभास का रोल उसमें क्या होगा, आखिर प्रोजेक्ट के क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बस हो गई कल्कि से रिलेटेड फैन थ्योरीज और इधर उधर की बातें, क्योंकि आज है 27 जून और फाइनली जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। सॉरी गाइस, तो कहने का मतलब है कि फाइनली कल्कि थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तो अब बिना समय गवाए जानते हैं क्या कल्कि हम सबके एक्सपेक्टेशंस पर और उसके अराउंड बनाई गई हाइप पर खरी उतरती है या फिर नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस रिव्यू में मैं कोई भी स्पॉइलर ना देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मूवी थिएटर में देखने का किसी का भी मजा मुझे खराब नहीं होने देना। तो मूवी के ट्रेलर में जितना बताया गया है उतना ही इस रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो ट्रेलर में जैसा दिखाया है उसके हिसाब से एक तरफ है काशी, जो इस दुनिया का आखिरी शहर है जहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बची है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके खाने पीने के लाले पड़े हैं और इन्हीं लोगों के बीच रहता है अपना हीरो बाउंटी हंटर भैरवा उसकी एआई पार्टनर बुज्जी के साथ। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स नाम की एक अलग जगह जो काशी में ही है, लेकिन एक उल्टे पिरामिड पर बसी है और यहाँ पर दुनिया की हर वो चीज है, जैसे कि पेड़ पौधे, समंदर, हरियाली, खाना पानी, शौक की हर वो चीज जो इंसान चाहता है। और यहाँ का मालिक है कोई सुप्रीम यास्किन नाम का शख्स, जिसे कॉम्प्लेक्स के लोग भगवान मानते हैं और बहुत डरते भी हैं। तो हमारे हीरो यानी भैरवा को किसी भी हाल में इस कॉम्प्लेक्स पर जाना है और वो हमेशा कॉम्प्लेक्स पर जाने के ही सपने देखता है। खाते वक्त, पीते वक्त, सोते जागते, यहाँ तक कि फाइटिंग करते वक्त भी वो कॉम्प्लेक्स जाने के ही सपने देखता है। और ऐसे में उसे एक बाउंटी के बारे में पता चलता है। ये बाउंटी होती है दीपिका यानी सुम 80 नाम के प्रेग्नेंट कैरेक्टर की, जिसकी सुप्रीम यास्किन के लोग कर रहे हैं तलाश, क्योंकि वो उनके किसी प्रोजेक्ट के का हिस्सा है। और ये बाउंटी यानी प्रेग्नेंट सुम 80 है भैरवा के कॉम्प्लेक्स पहुंचने का जरिया। इसलिए बाउंटी हंटर भैरवा लग जाता है हाथ धो के दीपिका के पीछे। लेकिन सुम 80 और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाने का जिम्मा उठा रखा है द इमॉर्टल अश्वत्थामा यानी अमिताभ जी ने। और अब ये दोनों यानी भैरवा और अश्वत्थामा लड़ेंगे दीपिका के लिए। एक यानी अश्वत्थामा सुम 80 को बचाने के लिए और दूसरा यानी भैरवा सुप्रीम यास्किन के कहने पर उसे पकड़ने के लिए। दोस्तों, तो ये थी मूवी के प्लॉट के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि हमें ट्रेलर से ही पता चल चुकी थी। तो इसके आगे अब क्या होता है? अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई के बीच जीत किसकी होती है? क्या यास्किन के लोग सुम 80 यानी दीपिका को पकड़कर ले जा पाते हैं या नहीं? ये प्रोजेक्ट के आखिर होता क्या है? सुप्रीम यास्किन जो हमारे कमल हसन जी है, क्या वही असली कली पुरुष है या कोई और सबसे इम्पोर्टेंट, भैरवा कौन है, हीरो या फिर विलन? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सबको जाना पड़ेगा ये मूवी देखने थिएटर्स में। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट और उनके परफॉर्मेंसेस की। दोस्तों, मूवी में प्रभास है, दीपिका है, कमल हसन है, अमिताभ बच्चन है, दिशा पाटनी है और भी कई सारे अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन मुझे इन सब में इम्प्रेसिव कोई लगा तो वो है महानायक अमिताभ बच्चन। और उन्हें महानायक क्यों कहा जाता है, यह इस मूवी में उनका अश्वत्थामा का किरदार देखकर पता चल जाएगा। अपने 80s में किसी का ऐसा ऑरा और परफॉर्मेंस हो सकता है तो वो है सिर्फ अमिताभ बच्चन। क्या काम किया है उन्होंने इस मूवी में। आप एक बार भैरवा के रोल में प्रभास की जगह शायद कोई और एक्टर को इमेजिन कर सकते हो, लेकिन अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन के सिवा किसी को भी इमेजिन करना इम्पॉसिबल होगा। इतना ब्रिलियंटली उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया है। अमिताभ इज ट्रूली वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ दिस मूवी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभास का काम अच्छा नहीं था। बाहुबली के बाद उनका जो लार्जर देन लाइफ वाला इमेज बन चुका है, उसके जैसा ही उनका कैरेक्टर इस मूवी में लिखा गया है और उन्होंने वो काफी अच्छे तरीके से कैरी भी किया है, नो डाउट। लेकिन उनके कैरेक्टर को थोड़ा कॉमिक बनाने के चक्कर में कहीं कहीं वो बोर करने लगता है। और इसके अलावा इस मूवी में उनके साथ कमल हासन और अमिताभ बच्चन इन जैसे एक्टिंग के लीजेंड्स भी होंगे और इन्हीं वजह से जिस तरह बाहुबली सिर्फ प्रभास के लिए जानी जाती है, उस तरह कल की सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए नहीं जानी जाएगी। तो प्रभास और अमिताभ जी के अलावा दीपिका का कैरेक्टर भी इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट है और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में फीमेल लीड में डायरेक्टर्स की चॉइस ज्यादातर दीपिका ही क्यों होती है, वो उनकी एक्टिंग ने फिर से प्रूव कर दिया। शी वॉज ब्रिलियंट इन द रोल ऑफ सुमेटी और सुमति। दीपिका के अलावा इस मूवी में मृणाल ठाकुर और दिशा पाटनी भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका रोल इस मूवी में काफी कम है, वो एक एक सीन तक ही सीमित है। दिशा ने वैसे छोटे से रोल में अच्छा काम किया है, लेकिन वो इस मूवी में अचानक से आती है और अचानक से गायब भी हो जाती है और मूवी में उनका कैरेक्टर इस वजह से होने या फिर ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इतना वो सब्जेक्टिव था। और हम सबके चहेते उल्गा नायकन कमल हसन जी मूवी में लगभग 2 ही सीन में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनका भी ऑरा अमिताभ जितना ही बड़ा है, जो कम स्क्रीन टाइम में भी हम सबको इम्प्रेस कर जाता है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम हमें वो काफी ज्यादा और लंबे समय तक स्क्रीन पर दिखाई दे, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, इन मेन कैरेक्टर्स के अलावा मूवी में मलयाली एक्ट्रेस शोभना भी एक अहम किरदार में दिखाई देंगी। बाकी ट्रेलर में जैसे हमने देखा, सुप्रीम यास्कीन के आर्मी के कमांडर मानस का कैरेक्टर प्ले किया है एक बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी ने। और इन सभी लीड और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के अलावा आपको मूवी में कई सारे कैमियोज भी दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर आप सरप्राइज होने वाले हो, जैसे कि विजय देवरकोंडा, दलकिवर सलमान, राम गोपाल वर्मा और सबके चहीते SS राजामौली। जी हाँ, वो भी इस मूवी में एक कैमियो में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टार कास्ट और एक्टिंग डिपार्टमेंट में इन सभी ने अपने अपने कैरेक्टर से डेफिनेटली हमको इम्प्रेस किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी काफी ब्रिलियंटली और परफेक्ट है। मूवी फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो और कुछ जगह पे बोर भी करती है, जैसे कि भैरवा का इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस। उसे शॉर्ट और सिंपल रखा जा सकता था, लेकिन भैरवा के कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिखाने के लिए, लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में वो एक्शन सीक्वेंस काफी लंबा चलाया गया और एक टाइम पर ऐसा लगा कि बस करो यार, अब खत्म करो इसे। लेकिन एक वही सीन था जिसे देखकर वो जल्दी खत्म हो जाए ऐसा लगता है। बाकी कहीं पर भी स्क्रीन प्ले या फिर स्टोरी टेलिंग में कमी नजर नहीं आती। और सेकेंड हाफ में तो मूवी ऐसे पेस पकड़ती है मानो उसके पास टाइम ही नहीं है। सेकेंड हाफ वॉज वेरी फास्ट पेस्ड एंड वेरी वेल डायरेक्टेड। एज ऑन द सीट एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना, वो वाला सीन था। और कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिसे देखकर थिएटर में सीटियां और तालियां बंद ही नहीं हो रही थी, एकदम पैसा वसूल। दोस्तों, मूवी की बहुत तारीफ कर ली, लेकिन अब बात करते हैं इस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के बारे में सोचने वाले और अपनी सोच को इतने ब्रिलियंटली सिनेमा में कन्वर्ट करने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन की। हम सब जानते हैं कि इस मूवी का विजन देखा था नाग अश्विन ने, लेकिन सिर्फ विजन और डायरेक्शन ही उनका नहीं है। इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में भी नाग अश्विन जी का हाथ है। पुराणों में लिखी हुई एक कहानी को, उसके असली किरदारों को फ्यूचर में होने वाली घटनाओं से और फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ इतना कन्विंसिंगली रिलेट करके प्रेजेंट करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हिंदू पुराणों या देवी देवताओं से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम किसी विवादों में गिर जाते हैं या फिर वो लोगों को पसंद नहीं आते। और इसका मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है आदिपुरुष। ये मूवी काफी इमेच्योरली बनाई गई थी, इसलिए विवादों में भी घिरी और लोगों को पसंद भी नहीं आई। लेकिन कल की ना तो किसी विवादों में घिरने वाली है और ना ही ये इमेच्योरली या फिर बिना कोई रिसर्च के बनाई गई है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि लोगों को ये पसंद ना आए। डायरेक्टर नाग अश्विन ने जिस तरह कल्कि को प्रेजेंट किया है वो सच में काबिले तारीफ है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी स्टोरी टेलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। मूवी में दिखाए गए महाभारत के युद्ध के सीन्स देखकर तो कांटे आ जाते हैं, इतने वो बेहतरीन थे। और अश्विन जी का सबसे बड़ा सरप्राइज है प्रभास का कैरेक्टर। प्रभास के कैरेक्टर को देखकर आप सब हैरान हो जाने वाले हो।
सबकी फैन थ्योरीज फीकी पड़ने वाली है जब प्रभास को मूवी में आप देखोगे तब। वो हीरो है या विलन, वो आपको थिएटर में जाके ही देखना पड़ेगा। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग योर एक्साइटमेंट। दोस्तों, ये मूवी एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, इसके अलावा VFX, CGI और बैकग्राउंड स्कोर, इन जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी पीछे नहीं रहती। ये मूवी पोस्ट एपोकैलिप्टिक डिस्टोपियन एरा में सेट की गई है और इस वजह से इस मूवी का VFX का कंपैरिजन हॉलीवुड की ड्यून या फिर मैड मैक्स जैसी फिल्मों से होना बनता है। आई अंडरस्टैंड कि सिमिलैरिटीज है तो कंपैरिजन भी होगा ही, बट I think we should not disrespect this movie by comparing it with Hollywood's humongous budget movies. दोस्तों, खामियां निकालने जाए तो हम भगवान में भी खामियां निकाल सकते हैं। ये तो फिर भी एक मूवी है, so let's not fall for it. This movie is an experiment which needs to be accepted proudly as an Indian cinema without any comparison. So, hats off to you Nag Ashwin sir for making this film. ये आसान नहीं था लेकिन आपने करके दिखाया। So in my opinion, it is one of the finest movies made in Indian cinema and it has everything which is needed to be an all-time blockbuster movie and it deserves to be one. इससे पहले के सब रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं दोस्तों, सब। Just wait and watch. और कितनी तारीफ करूँ इस मूवी की दोस्तों, जाओ और जाकर ये मूवी थिएटर में देख कर आओ, क्योंकि ऐसी मूवीज का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ थिएटर में लेना ही बनता है दोस्तों। So, जैसे ही अपने काम से आपको फुर्सत मिल जाए, अपनी पूरी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ ये मूवी देख कर आ जाओ, और अगर कोई साथ नहीं है तो अकेले जाओ, लेकिन ये मूवी थिएटर में ही देख के आओ। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर नहीं भी किया तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लेना। टाटा, बाय बाय।